Assalamu alaikum dear students and welcome to the video lectures of research methods. I am Farhan Sarwar and this is our part 3 of the sampling chapter. Previous two parts में हमने sampling plan में discuss किया था कि there are two types of sampling plans or samplings which is probability sampling which is more generalizable. उसकी external validity high होती है और non probability sampling जो आज के lecture में हमने discuss करना है और उसको क्यों यूज़ किया जाता है, हालांकि उसकी जनरलाइजेबिलिटी लो होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से, पर इट इज़ मोर पॉपुलर एज कंपेयर टू द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ये क्लासिफिकेशंस हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जस्ट ड्रॉ फ्रॉम द पॉपुलेशन फ्रेम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. उसके बाद सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हमने कहा था कि यू चूज एवरी nth एलिमेंट, यानी एवरी फोर्थ और एवरी फिफ्थ और एवरी सिक्स डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपका सैंपल साइज है. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के पहले अपनी पॉपुलेशन को आप सिमिलर किस्म के स्ट्रेटस में डिवाइड करें. वो स्टेटस क्या हो सकते हैं? वो इकोनॉमिकल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, सोशल स्टेटस ग्रुप्स, इनकम ग्रो लेवल्स भी हो सकती हैं, एज भी हो सकती है, मैरिटल स्टेटस भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है. लेकिन विद इन द ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेंट्स में एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो सेम होगी. तो और विद इन दो स्ट्रेटा आप फिर जब पॉपुलेशन ड्रॉ करते हैं, उसमें से सैंपल ड्रॉ करते हैं, तो सारे के सारे स्ट्रेटास में से सैंपल ड्रॉ करते हैं. जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में ऐसा होता है कि हम अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं. वो क्लस्टर ज्यादातर ज्योग्राफिकल रीजन्स यानी एरियाज पे डिपेंड करता है. आप प्रोवेंसेस का क्लस्टर बना सकते हैं, आप स्टेट्स का क्लस्टर बना सकते हैं, आप सिटीज का क्लस्टर बना सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज का क्लस्टर बना सकते हैं. और उसके बाद वो जितने भी क्लस्टर बनते हैं उनमें से आप रैंडमली कुछ थोड़े क्लस्टर्स जो है वो चूज कर लेते हैं और फिर फर्दर सैम्पलिंग आप उन थोड़े क्लस्टर्स में से करते हैं. यानी अगर आपके पास 100 क्लस्टर्स हैं टोटल, तो आप उसमें से 5 क्लस्टर्स चूज कर लें और फिर फर्दर सैम्पलिंग जो है उन 5 क्लस्टर्स में से करें. और फिर क्लस्टर सैम्पलिंग से ही आपकी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी सामने आती है. और आपको ये भी बताता चलूं कि आप इन सारी प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी मल्टी लेवल या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में इंक्लूड कर सकते हैं. यानी कि आप पहले स्ट्रेटास बनाएं, फिर उन स्ट्रेटास के अंदर फर्दर क्लस्टर्स बनाएं और फिर उन क्लस्टर्स में से आप फर्दर जो है वो सिंपल रैंडम या सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू सेलेक्ट कर लें. तो ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ वेरी वास्ट, बट हम उसकी चूंकि बेसिक्स को समझ रहे हैं इसलिए हमारे जहन में इनकी डेफिनेशंस और इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. नाउ व्हाट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस करते हैं. और अनलाइक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसमें हमें नहीं पता कि किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने का क्या चांस है, क्योंकि इसमें हम वो टेक्निक ही नहीं यूज कर रहे जिसमें रैंडमनेस आए. हम इसमें वो टेक्निक यूज करें जिसमें हमारी कन्वीनियंट भी हो और हमारा पर्पस भी फुलफिल हो रहा हो. सो क्यों यूज की जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? बिकॉज इट इज क्विक एंड इनएक्सपेंसिव. It can provide useful information, and there are certain studies which says that it can be externally valid अगर आप जो थ्योरी यूज कर रहे हैं वो बहुत established है. लिटरेचर में वो थ्योरी जो है वो यूनिवर्सल थ्योरी के तौर पे जानी जाती है, यानी इतनी एस्टेब्लिश हो गई है कि आप सबने उसको एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी मान लिया है. और आपके जो मैयर्स जिनके थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत साउंड है, यानी वो भी इस्टेब्लिश्ड हैं लिटरेचर में ऑलरेडी. और इस बात पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो मैयर्स जो है वो वाला ही कंस्ट्रक्ट मैयर कर रहे हैं या कुछ और मैयर कर रहे हैं. सो अगर मैयर्स आपके स्ट्रॉन्ग और साउंड है और थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी एक्सटर्नल वैलिडिटी कुछ हद तक रिजल्ट्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं. It is the most used sampling method in business and social sciences because मेन पर्पस होता है एक्सपैंड करना नॉलेज को. और आपकी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो इतनी रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, इतनी कॉस्टली हो जाती है और इतनी इम्प्रैक्टिकल हो जाती है कि अगर हम सिर्फ ये डिक्लेयर कर दें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अलावा रिसर्च हो ही नहीं सकती, तो देयर इज अ चांस कि आपकी रिसर्च जो है वो 99% रिड्यूस हो जाए.
द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसको हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं। यानी आप रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अब कन्वीनियंस का क्या मतलब है? कन्वीनियंस का मतलब ये है कि आप समझे आपने डाटा कलेक्ट करना है, आप मार्केट में जाके एक मॉल में जाके खड़े हो जाए और इंटरसेप्ट करते रहें जैसे जैसे लोग आते जाए और उनसे क्वेश्चंस पूछते जाएं, इंटरव्यू कंडक्ट करते जाएं या कंज्यूमर सर्वे कर लें। अच्छा, अब इसमें बायसनेस कैसे आ जाती है? जो हम कहते हैं जी कन्वीनियंस सैम्पलिंग कैन बी बायस्ड। अब इसमें बायसनेस इस तरीके से आ सकती है कि आप समझते हैं कि जब आप मार्केट में खड़े हुए हैं तो वहां पे हो सकता है कि जो ओल्ड पीपल हैं वो भी काम आए, और हो सकता है एक खास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं वो भी काम आए। यानी एक मॉल में आपको लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग नहीं मिलेंगे, आपको वहां पे ज्यादातर मिडिल क्लास या हाई क्लास के लोग मिलेंगे। अच्छा, इसी तरह कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एक और भी प्रैक्टिकल है कि आपने जब डाटा कलेक्ट करना है आप अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आपके फ्रेंड्स या आपका जो सोशल नेटवर्क है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एन यूनिवर्सिटी इन पंजाब और स्पेसिफिकली लाहौर, तो आपके जितने जो दोस्त हैं वो ज्यादातर लाहौर बेस्ड या पंजाब बेस्ड होंगे, और आप रिसर्च में कहना चाह रहे हैं कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो आपके जो फ्रेंड, अच्छा अब ये भी पॉसिबल है कि आपके फ्रेंड्स में कोई एक जेंडर ज्यादा रिप्रेजेंट हो रहा हो, ये भी पॉसिबल है कि आपके फ्रेंड्स में कोई एक इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो ज्यादा रिप्रेजेंट हो रही हो। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग में बायसनेस इंट्रोड्यूस हो जाती है। इसीलिए कन्वीनियंट सैम्पलिंग के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के बाद हम ये जरूर कहते हैं कि इसको आप केयरफुली जर्नलाइज करें, क्योंकि ये ओवरऑल पॉपुलेशन को उस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रिप्रेजेंट करती है। लेकिन चूंकि कन्वीनियंस है तो ज्यादातर जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जिसमें आप अभी समझ रहे होते हैं फिनोमिना को, उसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्विकली चाहिए होती है, तो आप उसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग को यूज करते हैं। Some studies recommend use of convenience sampling if, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, the theory is strong and measures are established because the purpose is to enhance knowledge. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक और टाइप है परपोजिव सैम्पलिंग। परपोजिव सैम्पलिंग का मतलब है टू obtain information from a specific target group. Here the sampling is confined to specific type of people who can provide the desired information, either they are the only ones who possess or come to the criteria set by the researchers. यानी आपने फॉर एग्जांपल एक रिसर्च करनी है, मेडिकल की एक रिसर्च है आपकी, जिसमें आपको खास जो क्वालिटीज के लोग हैं ना सिर्फ उन्हीं से डाटा चाहिए, तो फिर आप प्रपोजिव सैम्पलिंग को यूज कर सकते हैं। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज जजमेंट परपोजिव सैम्पलिंग। अच्छा, आप खुद ना चूज करें पीपल। सो अब वो जो हमने कहा जैसे कि मेडिकल रिसर्च है, तो अब फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसर्च ऑन अ मेडिसिन, दे चूज पेशेंट्स जिनको वो बीमारी है और जिनको उस बीमारी की वो मेडिसिन दी जाए ताकि हम उसके रिजल्ट्स दें। It involves the choice of subjects who are in the best position to provide the information required. भाई अगर एक खास आपको फॉर एग्जांपल एक ऐसी बीमारी है जो सारी की सारी पॉपुलेशन को तो नहीं है, और हॉस्पिटल में भी हर किसी को वो खास बीमारी नहीं है, तो आपने जाके जजमेंटली खुद से वो लोग चूज करने हैं जिनको वो बीमारी है और जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। So data is collected from appropriate special group. Results are not generalized as it is non-probability sample applicable when there is a limited population. Similarly, purposive sampling में कोटा सैम्पलिंग भी होती है। अच्छा, कोटा सैम्पलिंग का ये मतलब है कि आपने रिसर्च करनी है तो आपके खास ग्रुप चाहिए कि वो भी पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो आप पूरे अपनी पॉपुलेशन में से अब 50 के लोगों पर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप उनका एक अलग कोटा बना दें
या आप चाहते हैं कि आपकी पॉपुलेशन में सब लोग हों और आपने करनी कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, तो जस्ट लाइक आपने स्ट्रेटास बनाए थे और स्ट्रेटा सैम्पलिंग में आपने रैंडम सैम्पलिंग की थी, यहां पे आप बना दें कोटाज और इन कोटाज में फिर आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग करें। तो आप क्या करें कि आप अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन जो आपके लिए कन्वीनियंटली अवेलेबल है उसको डिवाइड कर लें कोटाज में, मेल फीमेल कोटा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी कोटा, एज वाइज कोटा, और फिर उन टारगेट ग्रुप्स में से आप सैंपल कर लें अकॉर्डिंग टू सम प्री डिटर्मिन्ड नंबर और कोटा। इस तरह क्या होगा कि हालांकि सैम्पलिंग आपकी कन्वीनियंट ही रहेगी, लेकिन उसके अंदर सारे के सारे जो डिफरेंट डेमोग्राफिक्स हैं वो रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ओल्ड पीपल भी आ जाएंगे, यंग पीपल भी आ जाएंगे, मिडिल एज पीपल भी आ जाएंगे। या अगर आपने कोटा अकॉर्डिंग टू जेंडर बनाया है तो मेल्स भी आ जाएंगे और फीमेल्स भी आ जाएंगी। अगर आपने कोटा अकॉर्डिंग टू रिलीजन बनाया है तो मुस्लिम्स भी आ जाएंगे, क्रिश्चियंस भी आ जाएंगे, कोई और रिलीजन है तो वो लोग भी आ जाएंगे। तो इस तरह आप परपोजिव सैम्पलिंग में कोटा सैम्पलिंग को यूज करके कन्वीनियंट सैम्पलिंग कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ कन्वीनियंट सैम्पलिंग जिसको स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। ये स्नोबॉल सैम्पलिंग आजकल इसलिए भी यूज की जाती है ताकि हम अपने कन्वीनियंस को भी यूज करें और हम ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन तक से भी उनको भी अपनी स्टडी में रिक्रूट कर सकें। तो अब ये जैसे आपके सामने डायग्राम है, इट्स लाइक अ स्नो बॉल कि आपने पहाड़ से एक पत्थर फेंका, पत्थर के अंदर स्नो बढ़ती गई और होते होते जब वो पहाड़ के नीचे आया तो वो स्नो बॉल बन गया जो बहुत बड़ा स्नो बॉल है। इस तरह आपने क्या किया कि आपने अपना क्वेश्चनेयर अपने करीबी चंद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये फर्दर अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो फर्दर फ्रेंड्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो होते होते क्या हुआ कि आपने रेफरल मेथड को यूज करके, इसको रेफरल मेथड भी कहते हैं, कि जी अपने रेफरेंस को यूज करते हुए आपने बहुत ज्यादा रिस्पोंडेंट्स जो है वो रिक्रूट कर लिए, अपनी स्टडी में ज्यादा डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया। So for example, if you are studying the level of customer satisfaction among the members of an elite country club, you will find it extremely difficult to collect primary data source unless a member of the club agrees to have a direct conversation with you and provides the contact details of the other members of the club. तो आप चूंकि वहां पे आपकी अप्रोच नहीं है तो आप अगर किसी एक मेंबर को भी जानते हैं तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि आप फर्दर आगे इसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो फर्दर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। इट इज अ टाइप ऑफ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये बात फिर ध्यान में रखें कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कोई फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी नहीं हमें पता होती कि कौन सा एलिमेंट जो है वो उसको हम सिलेक्ट करेंगे फॉर आवर सैंपल। इसमें जो हमारा मेथड होता है उसमें हम कन्वीनियंस भी देखते हैं, हम अपनी स्कोप भी देखते हैं, पर्पस भी देखते हैं, और समटाइम ये होता है कि हम चूंकि ज्यादा लोगों से डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास सबकी अप्रोच नहीं होती तो उसमें फिर हम स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करते हैं। एक और बात ध्यान में रहे कि हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज करने की जस्टिफिकेशन ये भी होती है कि वी डू नॉट हैव अ सैम्पलिंग और पॉपुलेशन फ्रेम। नो सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम एंड पॉपुलेशन फ्रेम इज द सेम थिंग कि हमारे पास कोई ऐसा लिस्ट नहीं है, ऐसी नॉलेज नहीं है जिसमें हम टोटल पॉपुलेशन जो है उस तक पहुंच सके। सो हमारे पास ये सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये रह जाती है कि हम क्लस्टर सैम्पलिंग को यूज करें। क्लस्टर सैम्पलिंग इज वन वे कि आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी यूज कर रहे हैं और उसमें जब आप मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप क्लस्टर सैम्पलिंग में भी वो आपके पास एक सैम्पलिंग फ्रेम लोअर लेवल पे नहीं आता तो फिर आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द क्विकेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सपेंसिव वे टू कलेक्ट डाटा। उसमें कन्वीनियंट सैम्पलिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो सकती है जिसमें आप खुद जाके उनको डाटा, उनको अपना क्वेश्चनेयर दें या उनसे इंटरव्यू कंडक्ट करें, या उसके अंदर आप स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं कि आप थोड़े से लोगों को अपना क्वेश्चनेयर भेजें और उनको फर्दर, अब ज्यादातर जो व्हाट्सएप के जरिए अगर आप क्वेश्चनेयर शेयर कर रहे हैं या आप फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं तो यू कैन से दिस इज टाइप ऑफ अ स्नोबॉल सैम्पलिंग।
या फिर प्रपोजिवली आप एक जजमेंट करके कि जो आपको लोग चाहिए, जो उनमें एक करेक्टरिस्टिक है, जो आप डाटा जिनसे कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको जजमेंटल सैम्पलिंग के थ्रू सैंपल कर सकते हैं, रिस्पोंडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप कोटा में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपने पॉपुलेशन को खास ग्रुप्स में पहले कन्वर्ट करें और फिर उनके अंदर आप उन ग्रुप्स के अंदर से आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग परफॉर्म कर लें। सैंपल साइज कितना होना चाहिए, दिस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन जो बहुत सारे रिसर्चर्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। सैम्पलिंग साइज में बहुत सारे फार्मूलाज, मैथमेटिकल फार्मूलाज अवेलेबल हैं, और ज़्यादातर वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, लेकिन दे आर इक्वली एप्लीकेबल टू नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सैंपल साइज एक एडुकेट इसलिए भी निकालना पड़ता है कि इतना सैंपल साइज हो तो आप कह सकते हैं कि आपका सैंपल ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए एक बड़ा ही फेमस क्रेटसी एंड मॉर्गन का एक टेबल है जो 1970 में इन्होंने बनाया था। इनका एक फार्मूला भी है, पर इनका टेबल जो है उसको इंटरप्रेट करना आसान है। ये टेबल आपको एक मिनिमम सैंपल साइज रिकमेंड करता है कि अगर आप अपने रिजल्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस चाहते हैं, एक खास किस्म का, कि 95% जो आर कॉन्फिडेंट कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट हैं, तो फिर आप इतना कम से कम सैंपल साइज जो है वो ज़रूर कलेक्ट करें अगर आपकी पॉपुलेशन एक खास साइज की है। तो ये टेबल एक नज़र देख लेते हैं, इसमें हमें पता चल जाएगा कि जो कैपिटल एन है दिस इज योर पॉपुलेशन साइज, और एस जो है दिस इज योर सैंपल साइज। तो होते होते देखेंगे जब ये 15,000 तक पहुंच रहा है तो 375 का सैंपल साइज रिकमेंड कर रहा है, और जब ये 75,000 तक पहुंच रहा है तो 382, और जब ये 10 लाख तक पहुंच रहा है तो तब 384। तो वी कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर हम 384 का सैंपल साइज कलेक्ट करते हैं तो इट इज़ एन एडिक्वेट सैंपल साइज। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल जो है वो एडवांस लेवल पे स्टडी होती है। इस लेवल पे हमारे लिए ये जानना सही है कि एक मॉर्गन टेबल है, इसके थ्रू हम अपना सैंपल साइज जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। लेकिन ये बात भी साथ साथ आपके जहन में रहे कि चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक वो भी इन्फ्लुएंस करती है आपके सैंपल साइज को। बट फॉर्चुनेटली वो आम तौर पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो आजकल यूज होती हैं, जैसे रिग्रेशन या स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, उनकी सैंपल साइज की रिक्वायरमेंट रिलेटिवली लो होती है, जो आप डिटरमिन करते हैं थ्रू द मॉर्गन टेबल। अच्छा, एक और भी एक ये मिसकॉन्सेप्शन भी है, लेकिन टू सम एक्सटेंड ये एक्यूरेट बात भी है कि लार्जर द सैंपल साइज द मोर एक्यूरेट वी कैन एक्सपेक्ट द सैंपल एस्टिमेट्स टू बी। लेकिन बहुत ज़्यादा सैंपल साइज जब लार्ज हो जाए तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो, उनके अंदर जो एरर्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट होने शुरू हो जाती हैं। सो वी नीड टू कीप अ बैलेंस कि बहुत लार्ज सैंपल साइज भी ना हो और बहुत स्मॉल सैंपल साइज भी ना हो। इट शुड बी समथिंग दैट हम स्टेटिस्टिकली भी जिसको टेस्ट कर सकें और अपने पॉपुलेशन के हवाले से भी जिसको हम जस्टिफाई कर सकें। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी अराइज हो सकती हैं। सैम्पलिंग एरर्स ये होती हैं कि जब हम एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल ड्रॉ करें, लेकिन वो सैंपल हमारी पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। So sampling error refers to differences between the sample and the population that exist only because of the observation that happen to be selected for the sample. So यहाँ पे चूंकि समटाइम हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो सैम्पलिंग एरर इंक्रीज हो जाता है। रैंडम सैम्पलिंग में भी हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग अगर यूज करें, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करें, तब भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा ये सैम्पलिंग एरर इंक्रीज हो जाए। सैम्पलिंग एरर हमेशा रैंडम होता है और हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो हमारा सैम्पलिंग मेथड जो है वो इस तरह होना चाहिए कि हमारा सैम्पलिंग एरर जो है वो कम से कम हो। हाँ, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज मे रिड्यूस दिस टाइप ऑफ एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर्स वो होते हैं जो ज़्यादा सीरियस नोयत के होते हैं, और इन ये क्यों अराइज होते हैं कि हमारा डाटा कलेक्शन मेथड जो है वो ठीक नहीं है, हमारा क्वेश्चन एयर ठीक नहीं है, या हमारी स्टेटिस्टिक्स की चॉइस जो है वो ठीक नहीं है। इस सूरत में जो एरर्स अराइज होते हैं विच आर कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर अगर हो
तो फिर सैंपल साइज बढ़ाने या कम करने से इस एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स कब होते हैं? वी हैव एरर्स इन डाटा एक्विजिशन, इनकरेक्ट मेजरमेंट्स, फॉल्टी इक्विपमेंट, मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। इंटरव्यू को जो आपने कोड किया उसको रिटन फॉर्म में ले आए, उस सूरत में भी आपसे गड़बड़ हो गई। inaccurate recording of data due to misinterpretation of terms and inaccurate responses to questions concerning sensitive issues। आपके रिस्पोंडेंट्स को आपके क्वेश्चंस की प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आई, आप पूछना कुछ और चाह रहे थे लेकिन उन्होंने इंटरप्रेट किसी और तरीके से उसको किया। तो ये सारी एरर्स डाटा एक्विजिशन में ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग एरर्स में रिजल्ट करती हैं और ये आपके रिजल्ट्स को जो है वो डिस्टर्ब कर देती हैं, उनको वो ठीक नहीं हम उनको कह सकते। फिर लास्ट टॉपिक इज नॉन रिस्पॉन्स एरर और नॉन रिस्पॉन्स बायस। समटाइम्स हम सैम्पलिंग भी कर लेते हैं, हम रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चनेयर भी भेज देते हैं थ्रू रैंडम सैम्पलिंग। सपोज मेरी टोटल पॉपुलेशन 1 लाख की थी, उसमें से मैंने 600 पीपल जो हैं उनको रैंडमली सिलेक्ट करके क्वेश्चनेयर सेंड कर दिया, लेकिन उस 600 में से जो मुझे रिस्पॉन्स मिले वो सिर्फ 300 के थे। तो इसका मतलब है कि मेरा जो नॉन रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स रेट है वो 50% है। तो जो रिमेनिंग 50% है वो मेरे रिजल्ट्स में बायस इंट्रोड्यूस करा देंगे। कैसे कर देंगे? क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने इंटरनेट के थ्रू भेजा क्वेश्चनेयर, ईमेल के थ्रू। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जो 50% वो लोग जिन्होंने मेरा क्वेश्चनेयर फिलअप किया वो थे जो इंटरनेट को ज्यादा यूज करते थे, और रिमेनिंग 50% वो थे कि जो कम इंटरनेट यूज करते हैं। तो हो सकता है जो इंटरनेट को यूज करने वाले लोग हैं उनकी एज, एवरेज एज कम हो, और जो इंटरनेट ना यूज करने वाले लोग हैं उनकी एवरेज एज ज्यादा हो। तो यहीं पे आप देखें कि हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडमनेस है वो खत्म होता जा रहा है। हमारे करेक्टरिस्टिक्स जो पॉपुलेशन के हैं वो यहाँ पे डिफरेंट शो हो रहे हैं। तो इस रिस्पांस रेट के कम होने की वजह से और नॉन रिस्पांस की वजह से भी हमारे डाटा में एक बायस, एक एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और हमको फिर उसको इंटरप्रेट करने के लिए थोड़ी सी केयरफुल होना पड़ता है, थोड़ा कॉशियस होना पड़ता है, या फिर हमें ऐसे वेज अडॉप्ट करने पड़ते हैं कि हमारे रिस्पांस रेट जो है वो बढ़ जाए। तो ऑलमोस्ट 80-90% का रिस्पांस रेट भी हो सकता है, और समटाइम ये 2 और 3% का रिस्पांस रेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च डिजाइन एंड योर अप्रोच टू कलेक्ट डाटा। जो आप फिजिकली क्वेश्चनेयर एडमिनिस्टर करते हैं उसमें सबसे हाई रिस्पांस रेट होता है। जो आप मेल के या ईमेल के थ्रू भेजते हैं या ऑनलाइन भेजते हैं उसका रिस्पांस रेट ऑलवेज लो होता है। So this was all about our sampling. This topic is important with regards to research design. In fact, ये आमतौर पे डाटा कलेक्शन से पहले कंसिडरेशन होती है कि आपकी सैम्पलिंग जो है वो किस तरह होनी चाहिए, और उसके बाद ही आप अपना डाटा कलेक्शन का फेज जो है उसको इनिशिएट करते हैं। सो थैंक यू, दैट वाज ऑल अबाउट इट।